नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2024-25 की तैयारी को लेकर के। तो जो भी शिक्षक बंधु जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या होगी कि देखिए पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ता है कि किस पुस्तक को पढ़ें, कहाँ से नोट्स लें और क्या पढ़ें कि कम समय में अच्छा तैयारी करके यहाँ पर रिजल्ट ला सके, क्योंकि जेटेट परीक्षा बार बार आयोजित नहीं होती है और एक बार समय जाने के बाद दोबारा आपको नहीं मिलता है। तो इस कड़ी में हम आपके लिए बता देते हैं जेटेट परीक्षा के लिए अभी जो जैक एग्ज़ाम लेगी, ठीक है। और अभी देखिए जितना भी जैक एग्ज़ाम ले रही है आप सभी ने प्रश्न पत्र को देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा तो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। जेसीईआरटी किताब जो जैक सरकारी विद्यालयों में फ्री में पढ़ने के लिए देती है, वहाँ से भर भर के प्रश्न लेकर के आती है और यहाँ पर विद्यार्थी जो होते हैं बहुत ऊंचे स्तर की पढ़ाई की तैयारी करते रह जाते हैं और वो सभी यहाँ पर फ्लॉप करते हैं। और जो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक की किताब का हूबहू प्रश्न पढ़ के चले जा रहे हैं उनका यहाँ पर रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो रहा है, जिसका प्रमाण भी हमने यहाँ पर अभी जो परीक्षा हुआ उसका सभी को हमने यहाँ पर जो नोट्स मिला हुआ था, नोट्स दिए थे उसको हमने अंडरलाइन करके भी भेज दिया था। लगभग देखिए आपको यहाँ पर 80% 85% प्रश्न जो है आपके जेसीईआरटी जैक की किताब से हूबहू सिंपल प्रश्न भिड़े हुए थे। तो आपका जेटेट में भी आएगा, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं, ठीक है। यदि आप कहीं से गाइड लेके पढ़ रहे हैं तो गाइड तो देखिए बहुत ही आपको कमज़ोर बना देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़िएगा बहुत कम आएगा। आप जेसीईआरटी किताब का अगर आपके पास समय है तो नोट्स बनाइएगा, और यदि नोट्स नहीं बना पाते हैं तो देखिए हम आपके लिए इसी कड़ी पर काम करते हैं। हम आपको सारे नोट्स पीडीएफ और वीडियो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक के किताब का हर चैप्टर क्लास 6 से लेकर के 11 तक, अभी 10 तक तो देखिए कंप्लीट है, 11 का बन रहा है, 10 तक से ही आपका ऐसे जेटेट परीक्षा में रहेगा। तो 10 तक का 100% कंप्लीट नोट्स हर चैप्टर से मिलेगा। और अभी हर जिस चैप्टर से आएगा अगर एग्जाम में प्रश्न तो उस चैप्टर से वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो ये हैंड रिटेन नोट्स है, आपको अब पूरा अंदर से निचोड़ करके बनाया गया है। इसकी प्रामाणिकता भी हो गई है अभी परीक्षा में बहुत हद तक, यानी 85-90% प्रश्न उसी नोट से भिड़े भी थे। तो आप सभी देख भी लिए होंगे। जो शिक्षक अभी तक नहीं जुड़े हैं आप जुड़ जाइएगा, हैंड रिटेन नोट्स लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी आपको सिर्फ यदि 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो 500 रुपये में आपको यह मिलेगा, और 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको 500 रुपये मिलेंगे। और दोनों शिक्षक अगर एक साथ जुड़ देंगे तो उनको सिर्फ 700 रुपये में यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं ये सारे नोट्स, और उसके साथ साथ फ्री क्लासेज भी रहती है, ठीक है। तो क्लासेज भी आपको है, नोट्स भी आपको है, उसमें बात करने की सुविधा भी है, जिससे आप 100% यहाँ से स्कोर करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। आज के इस वीडियो में देखिए हम आपके लिए सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 6 लेकर के आए हुए हैं। सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 6 लेकर के आए हुए हैं। यदि आप सभी ने यहाँ पर सीडीपी का सभी चैप्टर वाइज नोट्स पीडीएफ देख लिया तो अब आप प्रैक्टिस सेट को अवश्य बना लीजिएगा, क्योंकि इसमें सभी विषयों के सभी चैप्टर को मिला करके प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, जिसको आप बना लेते हैं तो इससे आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी पूरी हो गई है, ठीक है। तो सीडीपी का प्रैक्टिस सेट यह उन सभी शिक्षकों के लिए है, चाहे वो 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 6 से 8 सामाजिक विज्ञान, विज्ञान या भाषा शिक्षक, सभी के लिए यह उपयोगी वीडियो होगा। तो आप सभी अवश्य जुड़ जाइएगा। और अभी तक सीडीपी के लिए देखिए यहाँ पर जो है 20 पीडीएफ आपको जो इस तरह कदर बनाया गया है कि 20 पीडीएफ से 20 प्रश्न आपका छपेगा, 20 पीडीएफ से ही 20 प्रश्न छपेगा। तो आप यहाँ से सीडीपी का सभी महत्वपूर्ण नोट्स पीडीएफ ऑनलाइन आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। संपूर्ण तैयारी के लिए 500 रुपये, और बाकी आप यहाँ से हमारे मोबाइल नंबर जो दिए गए हैं उस पर संपर्क करके ले सकते हैं, ठीक है। तो सभी को जुड़ेंगे, सभी को देखेंगे, और एग्जाम जाने से पहले यहाँ से सारा नोट्स और पीडीएफ एक बार अवश्य लेकर के अवश्य पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। बच्चा विद्यालय आने से पहले, याद रखिए कोई भी बच्चा विद्यालय जाने से पहले क्या होता है बताना है इसमें, ठीक है। बच्चा विद्यालय जाने से पहले क्या कुछ करता है ये बताना है आपको। अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ जाता है। विद्यालय में बच्चा क्या यह सब कुछ के साथ जाता है। कोरी सिलेट होता है। भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होता है। भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखता है। ये तो नहीं होगा। बच्चा विद्यालय जाने से पहले सभी कौशल को तो कैसे जानेगा, वो तो कौशल जानने के लिए जा रहा है। भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होता है, ये सही बात है। बच्चा विद्यालय जाने से पहले जब वह विद्यालय जाना प्रारंभ करता है उस समय वह भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होता है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, यानी राइट आंसर इसका सी हो जाएगा।
भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा का व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तरी, भाषा की पाठ्यपुस्तक या समृद्ध भाषिक वातावरण। ठीक है, देखिए भाषा की यहाँ सीखने के लिए, कोई भी भाषा सीखना है तो उस क्षेत्र का समृद्ध भाषिक वातावरण होना चाहिए। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, आप अभी यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से हिंदी जानते हैं, लेकिन आप हिंदी भाषी क्षेत्र को छोड़ करके आपकी पोस्टिंग कहीं हो जाती है बंगाल में, आप बंगाल में चले गए। ठीक है, अब बंगाल जब आप जाते हैं तो वहाँ समृद्ध भाषिक वातावरण आपको क्या मिलता है? बंगाली। क्या मिलता है? बंगाली भाषा। अब आप वहाँ अगर 1 साल 2 साल रहते हैं तो हमें ये लगता है कि उस भाषा जो समृद्ध चारों तरफ चल रहा है, समृद्ध सभी जगहों पर जो भाषिक वातावरण बंगाली का बना हुआ है, तो आप वहाँ कुछ न कुछ बंगाली भाषा स्वतः सीख जाएंगे। ठीक है, तो भाषा सीखने के लिए क्या होना चाहिए? तो वहाँ का समृद्ध भाषिक वातावरण, जहाँ आदमी जाएगा वहाँ जो भाषा चल रहा होगा उसको कुछ न कुछ वह सीख जाता ही है। ठीक है, अगला देखिएगा, किशोरावस्था प्रारंभ होती है, बताना है किशोरावस्था कब प्रारंभ होती है। प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। 10 वर्ष की आयु से, 6 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से, 15 वर्ष की आयु से किशोरावस्था कब से प्रारंभ होती है। ठीक है, देखिए बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं बता दीजिएगा। बाल विकास की कितनी अवस्था है? तो बाल विकास की 4 अवस्था है। बाल विकास की कितनी अवस्था है? 4 अवस्था है। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो आप जानते हैं शैशवावस्था, फिर जानते हैं बाल्यावस्था, फिर जानते हैं किशोरावस्था और फिर जानते हैं प्रौढ़ावस्था। होता है ना। शैशवावस्था क्या होता है? तो 0 से 6 वर्ष। बाल्यावस्था कब होता है? 6 से 12 वर्ष। किशोरावस्था कब होता है? 12 से 18 वर्ष। और प्रौढ़ावस्था क्या होता है? 18 वर्ष से ऊपर। तो किशोरावस्था कब से प्रारंभ हो रहा है? तो 12 से प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जा रहा है। ठीक ना। तो यहाँ पर तो यही तो पूछे आपसे, किशोरावस्था प्रारंभ होती है 10 वर्ष से, कभी नहीं। 6 वर्ष से, कभी नहीं। 12 वर्ष से, बिल्कुल सही। 15 वर्ष की आयु से, नहीं। प्रारंभ तो ये 12 वर्ष की आयु से ही हो रहा है। ठीक है, राइट आंसर 12 वर्ष की आयु से हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। ठीक है, तो ये क्या है? बाल मनोविज्ञान का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, बाल मनोविज्ञान का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। ठीक है, अनुभव पर आधारित होता है। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है? विश्वसनीयता, वैधता, मानक या प्रक्षेपी। ठीक है, देखिए स्टैंडर्ड टेस्ट किसको कहते हैं? तो जो टेस्ट अच्छा होगा, जो जांच अच्छा होगा, उसमें क्या क्या होना चाहिए? तो उस प्रश्न पत्र की विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, उस प्रश्न पत्र की वैधता भी होना चाहिए और वो स्टैंडर्ड भी होना चाहिए। जो मानक होता है प्रश्न पत्र का वो भी होना चाहिए। यानी मानकीकृत परीक्षण इसी को किया जाता है कि वह प्रश्न पत्र में विश्वसनीयता भी हो, वैधता भी हो, मानकता भी हो। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ये सभी। ठीक है, शिक्षण कुशलता, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे शिक्षण में कुशल जो है वो किस किस से चीज संबंधित होगा। श्यामपट्ट पर बढ़िया से लिखेगा, प्रश्नों को भी हल कर लेगा और प्रश्न भी बढ़िया से पूछेगा, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। एक अभिभावक आपसे मिलने के लिए विद्यालय में कभी नहीं आता। एक अभिभावक आपसे मिलने के लिए विद्यालय में कभी नहीं आता है, आप क्या करेंगे बताइए? एक अभिभावक आपसे मिलने के लिए विद्यालय में कभी नहीं आता है, आप क्या करेंगे? ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। बच्चा की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे या बच्चों को दंड देना शुरू कर देंगे, क्या करेंगे? ठीक है, तो जो शिक्षक जिस स्तर के होंगे वैसा काम करेंगे। कोई शिक्षक इसमें से होंगे जो बच्चों को उपेक्षा करने लगेंगे, कोई होंगे तो अभिभावक को बुलाने लगेंगे, और कोई होंगे कि उनसे मिलने स्वयं जाएंगे, कोई होगा कि बच्चा को दंड देना शुरू करेगा। ठीक है, चारों सही है, लेकिन जो इसमें ऑथेंटिक आ रहा जानते हैं उसमें क्या होगा? अगर आपको बार बार बुलाने के बाद भी गार्जियन नहीं जाते हैं तो आप स्वयं उनसे मिलने के लिए जाएंगे,
आप स्वयं उनसे मिलने के लिए जाएंगे, क्योंकि आपने बहुत बार कह दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बच्चों को जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। बच्चे बहुत से देखिएगा, आपसे अगर मिलते जुलते हैं तो बहुत कुछ एक्साइटेड बात करते हैं। ठीक है, बहुत कुछ एक्साइटेड बात करते हैं, तो उनके अंदर जो जिज्ञासा होती है उसको क्या शांत करना चाहिए। कब? जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात, या तत्काल जब विद्यार्थी के द्वारा जिज्ञासा की गई हो। ठीक है, बच्चों को जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर तो कोई कहेंगे जब हम फुर्सत में रहेंगे, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के बाद हम करेंगे, नहीं। और एक ऑप्शन है तत्काल, जब विद्यार्थी के द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो एक अच्छे शिक्षक से इसी बात की यहाँ पर आग्रह की जाती है कि अगर बच्चा ने कुछ जिज्ञासा प्रकट किया हो आपसे जानने का, तो अगर आप उस चीज़ को जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, अगर बच्चा को उस पर समझा सकते हैं, तो उसका तत्काल ही जवाब दीजिए। जब विद्यार्थी के द्वारा जिज्ञासा आपको उत्पन्न की गई है उस समय ही कीजिए। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या तात्पर्य है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या तात्पर्य है? सभी विषयों का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, और एक है शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। ठीक है, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में मूल्यांकन शब्दावली, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर देखिए सबसे जो राइट आंसर है वो है शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। ठीक है, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन का उद्देश्य है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है आपको बताना है। ठीक है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है आपको बताना है। धीमी गति और तेज गति से सीखने वाले बालकों को एक लेवल में करना, उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता वाले बालक की पहचान करना, अधिगम की कठिनाई वाले क्षेत्र को पता लगाना, उत्पादक जीवन जीने के लिए किस सीमा तक तैयार कर पाई है उसका पुष्टि पोषण प्रदान करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न था कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर देखिए सबसे अच्छा ऑप्शन जो आ रहा है आपको डी नंबर, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक बच्चा तैयार कर पाया है और उसका पौष्टिक पोषण कर पा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। ठीक है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? आप देखते हो कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलने के लिए खेल छुट्टी दी जाती है। आखिर खेलना क्यों उचित है? यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग, अनुशासन एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। ठीक है, देखिए अब देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? कोई शिक्षक इसमें से आंसर देंगे इसलिए खेलना उचित है कि वह शारीरिक रूप से मजबूत बनाएगा। ठीक है, कोई ये भी टिक लगाएंगे कि यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। कहा है भाई, तो लड़का लोग बच्चा लोग खेलने चला गया, अब हम लोग ऐश मौज करेंगे, अब शिक्षक क्या करेंगे, तो अब पढ़ाने का दरकार नहीं होगा। तो कोई ये भी मारेंगे जो इस टाइप के शिक्षक होंगे इसको भी सही कर देंगे। यह समय बिताने में सहायक होगा, बहुत अच्छा बात है। क्या हो गया, पढ़ाने का मन नहीं कर रहा था, अब समय बीतेगा बढ़िया, बच्चा लोग खेलने चला गया। ठीक है, ये भी आप टिक कर सकते हैं। लेकिन खेल का जो सबसे मुख्य जो काम है वह क्या करता है? बच्चों में सहयोग की भावना, खेल टीम वर्क है, अनुशासन, अनुशासन से खेल होता है, नहीं तो कोई खेल आप नहीं खेल सकते हैं, और शारीरिक संतुलन इसमें होता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट है कि खेल से बच्चा में सहयोग की भावना भी आती है। सहयोग इसलिए आता है कि अगर मान लीजिए कि वो क्रिकेट का खेल खेल रहे हैं, फुटबॉल का खेल कर रहे हैं, तो वो जानता है कि ये जो लड़का है हमारे टीम का है, ये फुटबॉल इसको देता है, दूसरे को नहीं देता है, तो क्या कर सहयोग कि हम किसी तरह से जीत जाए, तो ये भावना हुआ। अगर वो दे पा रहा है गेंद, इसका शारीरिक संतुलन है। उसके बाद है कि ऐसा नहीं कि गेंद को हम पकड़ करके भाग जाए, ये नहीं भागेगा। क्यों नहीं भागेगा? क्योंकि यह अनुशासन में नहीं है, अनुशासन में है। अभी गेंद को हमें नहीं कुछ करना है, किसी को गाड़ी नहीं देना है, किसी को कुछ नहीं बोलना, ये क्या है? अनुशासन। तो खेल से इन सभी चीज़ों का शारीरिक विकास होता है। अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत क्या माना जाता है? कोई बच्चा अभिप्रेरित है तो कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक के द्वारा किया गया उपचारात्मक काम, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी। तो ये तो नहीं होगा, डी नंबर तो होगा नहीं। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, ये तो अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाएगा, क्योंकि अगर बच्चा अभिप्रेरित है तभी आपसे प्रश्न पूछ रहा है, नहीं तो पूछता नहीं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? बच्चे
दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय किसको जाता है? पियाजे को, पावलोव को, कोहलवर को, स्किनर को, किसी को नहीं। ठीक है, तो बच्चा से संबंधित जो है आपको जीन पियाजे का यहाँ पर जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। विद्यालय में आने से बच्चे को पूर्व ज्ञान नहीं होता है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। बिल्कुल सही है। जैसे जैसे लोगों से वह मिलता जाता है वैसे वैसे लोगों से उसको ज्ञान बढ़ते जाता है। ठीक है, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता। ऐसा नहीं है, कुछ न कुछ उनको पूर्व ज्ञान होता है। पूरे पूर्व ज्ञान नहीं होता, ये गलत है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, नहीं, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कोई कष्ट नहीं होता। वे मिलजुल कर भाग लेते हैं और उनको मज़ा आता है, कष्ट नहीं मज़ा आता है, ये गलत है। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये भी तो है कि सिखाया जाता है वही होता है, लेकिन सभी बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। शैशवावस्था की अवधि होती है, शैशवावस्था की अवधि होती है, आपको बताना है शैशवावस्था जो होती है उसकी अवधि कितनी होती है। ठीक है, तो बाल विकास की जो अवस्था है उसमें आपने देखा शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो 0 से 6 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था, 6 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था, और 12 से 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था और बाकी प्रौढ़ावस्था कहते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए शैशवावस्था की अवधि पूछ रहा है, तो यहाँ पर तो ऑप्शन जो आ रहा है देखिए, जन्म से 5 वर्ष तक एक ही। अब 6 से 12 तो ये बाल्यावस्था में चला जाएगा, और 12 से 18 तो ये किशोरावस्था में चला जाएगा। बच्चा जन्म से 5 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 0 से 6 के बीच में कुछ भी लिख दे, 2 से 4, 1 से 5, ये सभी चलेंगे क्योंकि एक ही ऑप्शन आपके पास है ही। ठीक है, तो जन्म से 5 वर्ष तक को आप यहाँ पर टिकिंग करेंगे। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 18, 20, 25 या कोई नहीं। ठीक है, तो दूध के दांतों की संख्या आपका जो होता है वो 20 होता है। ठीक है, कितना होता है? 20 होता है। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? शैक्षिक दृष्टि से मतलब शिक्षण की दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्था होती है? 1, 2, 3। यहाँ पर राइट आंसर 3 होगा, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। बाल्यावस्था का समय होता है, बाल्यावस्था का समय होता है, कब होता है? 12 से 17, 6 से 12, 0 से 5, कोई नहीं। ठीक है, शैशवावस्था 0 से 6, बाल्यावस्था 6 से 12, किशोरावस्था 12 से 18 और प्रौढ़ावस्था 18 से ऊपर। तो पूछा बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था कितना है? 6 से 12। 6 से 12 कहाँ ऑप्शन दिया हुआ है? बी में, बी राइट आंसर है, बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, बालक की जिज्ञासा को क्या कर देना चाहिए बताइए? उसको दमन कर देना चाहिए, शांत कर देना चाहिए, उत्तेजित कर देना चाहिए, सक्रिय कर देना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बालक की जिज्ञासा को दमन, दमन मतलब दबाना, कभी नहीं चाहिए। यदि बालक जिज्ञासा उत्पन्न कर रहा है तो उसका जवाब दीजिए। शांत, ठीक है, तो बालक की जिज्ञासा को क्या करना चाहिए? सबसे सही आंसर शांत किया जाना चाहिए। यदि बालक ने जो जिस चीज़ के प्रति जिज्ञासा आपसे जानने का उत्पन्न किया है उसको आप जवाब दे करके उसको शांत कीजिए। ठीक है, तो बालक की जिज्ञासा को शांत करना चाहिए, राइट आंसर होगा। सीखना है एक जटिल, किसी भी चीज़ को सीखना है एक जटिल मानसिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया, नैतिक प्रक्रिया। तो सीखना एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। सीखना क्या है? एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, बहुत ही दिमाग का काम होता है। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? 1930, 1887, 1889, 1879, 1590। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी शुरुआत जो मानी गई है 1930 मानी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला, हम प्रति वर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। बहुत बार ये प्रश्न रिपीटेड है, आपको बता दे रहे हैं, बहुत बार ये प्रश्न हिंदी दिवस कब मनाते हैं, बार बार निकल करके आपको हिंदी के अंतर्गत आया हुआ है। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा इसको। 14 जनवरी, 14 मई, 14 सितंबर, 14 अगस्त, कब? ठीक है, सभी में 14 लगा हुआ है, इसका मतलब ये तो फिक्स है कि 14 तारीख को ही हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, लेकिन वो मंथ अलग अलग है, किसी में जनवरी है, किसी में मई है, किसी में सितंबर है। ठीक है, तो याद रखिएगा 14 सितंबर, क्या है? 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, कब मनाते हैं? 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। क्लियर है? चलिए, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। देखिए ये जो आशीर्वाद है ना,
आशीर्वाद याद रखिएगा, एग्जाम में छप रहा है। आशीर्वाद कौनों देखिएगा एग्जाम में, आशीर्वाद बहुत जगह आया हुआ है। और ऐसे आप कहिएगा तो 1001 बार प्रश्न पूछा गया है आपके हर एग्जाम को अगर मिलाइएगा तो, ठीक है। तो आशीर्वाद का शुद्ध रूप भी लिखने के लिए आता है, तो आशीर्वाद याद रखिएगा। अब आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो आशी है तो देखिए आशी जोड़ वाद होगा, आशी जोड़ वाद होगा, आशीर्वाद होगा। अब पूछेगा आशीर्वाद का तो संधि विच्छेद आपने कर दिए, यह कौन सी संधि है, यह कौन सी संधि है, आशीर्वाद में कौन सी संधि है, ये पूछ देगा। तो आशीर्वाद का विच्छेद हुआ आशी जोड़ वाद, इसमें कौन सी संधि हुआ, तो ये देखिए विसर्ग लगा हुआ है, ये किसका चिन्ह होता है, विसर्ग का होता है। तो जिसका आप संधि विच्छेद करेंगे और किसी में विसर्ग लगा हुआ रहेगा तो आप उसको किस में डालिएगा बताइए, उसको आप डालिएगा विसर्ग संधि में। किस में डालिएगा, विसर्ग संधि में। तो आशीर्वाद से एक प्रश्न पूछता है कि इसमें आशीर्वाद का शुद्ध रूप कौन है, तो उसमें सही से देखिएगा तो आशीर्वाद ऐसे लिखिएगा, ठीक है। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या है, तो आशी जोड़वाद हो गया। अब आशीर्वाद में ये भी पूछा हुआ है कि ये कौन सी संधि है, तो ये विसर्ग संधि है। क्लियर हो गया ना। चलिए तीनों हम लोग देख लिए, बाकी यहाँ बना हुआ है। राम बाजार जाता है, यह किस काल का उदाहरण है। देखिए काल का पाठ हमने पढ़ा दिया है आपको, काल का पाठ पूरा क्लियर आपको दे दिया गया है, सभी को चला गया है जो जुड़े हुए हैं। तो काल का पाठ देख लीजिएगा और बाकी हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहाँ भी डिटेल्स में हम लोग चलेंगे, ठीक है। राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, यह किस काल का उदाहरण है, यही प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। राम बाजार जाता है, यह किस काल का उदाहरण है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर है लगा हुआ है, वाक्य में क्या लगा हुआ है लगा हुआ है, ठीक है जब लगा हुआ रहेगा वाक्य में तब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले यह है लगा हुआ है तो यह आपका वर्तमान काल का है, पहला चीज़ यह आपका किसका है, वर्तमान काल का ये चीज़ है, ठीक है। तो है लगा हुआ है इसलिए वर्तमान काल का है, तो है वर्तमान काल। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए भूतकाल, ये तो गलत हो गया। अब 3 गो वर्तमान काल बचा, ठीक है। अब ये तीनों में कौन सही है, ठीक। तो देखिए जिसमें ता है, ते है, ती है लगा हुआ रहता है, वो सामान्य वाक्य होता है, वो सामान्य होता है, ठीक है। तो इसको सामान्य वर्तमान काल में डालिएगा, एकदम याद रख लीजिएगा। राम बाजार जाता है, सीता पत्र पढ़ती है, वे खेलते हैं, तुम दौड़ते हो, राधा किताब पढ़ती है। जितना ता है, ते है, ती है वाला रहेगा सबको सामान्य, और है इसलिए सामान्य वर्तमान काल में डाल दीजिएगा। इसको पूछता है पहचानने के लिए तो पहचानिएगा हिंदी में, ठीक है। चलिए सामान्य वर्तमान काल हो गया। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है, करण कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, ठीक है। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, देखिए यही वाक्य है, इसमें विभक्ति चिन्ह पर है, इसमें विभक्ति चिन्ह पर है, तो कौन सा कारक का विभक्ति चिन्ह पर होता है आपको याद रखना है, ठीक है। तो अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में या पर होता है, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में और पर होता है। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है, तो पर जो है आपको अधिकरण कारक में चला जाएगा। कारक का विभक्ति चिन्ह, कारक आपको देखिए पूरा पढ़ा दिया गया है, उसका नोट्स पूरा आपको दे दिया गया है। अब यहाँ पर ये क्या है, प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत चल रहा है, तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। तब पर यहाँ पर अधिकरण कारक के लिए है तो अधिकरण कारक हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर देखिए आपको बनाया हुआ है, जो भी नोट्स जिनको जा रहा है, इस वाक्य में विभक्ति चिन्ह पर आया है जो अधिकरण कारक का चिन्ह है, क्लियर। अगला, भाषा का क्षेत्रीय रूप जो स्थान स्थान पर बदलता रहता है वो क्या कहलाता है, लिपि, भाषा, व्याकरण या बोली। तो भाषा का क्षेत्रीय रूप जो स्थान स्थान पर बदल जाता है उसको देखिए हम लोग कहते हैं बोली, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बोली कहते हैं, ठीक है, उसी को बोली कहते हैं, क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, महेश का सही संधि विच्छेद है, महेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, जेएसएससी में, झारखंड में एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है हिंदी में। तो महेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, महाजोड़ इस, महाजोड़ इस को हम लोग कहेंगे महेश, ठीक है। अगला, वह पत्र पढ़ चुका होगा, वह पत्र पढ़ चुका होगा, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है। देखिए काल में एकदम डिसीजन करना बहुत आसान है, पहला चीज याद रखिएगा, डिसीजन करना बहुत आसान है। चलिए इस सेंटेंस को देखते हैं, वह पत्र पढ़ चुका होगा, इसी को हमको डिसाइड करना है कि किस काल में जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए वाक्य का अंतिम यहाँ पर होगा, यानी गा
गे गी से हो रहा है, ठीक है। गा गे गी, जिसमें गा गे गी लगा हुआ रहेगा वो क्या होगा, तो जिसमें गा गे गी लगा हुआ रहेगा वह आपका भविष्यत काल हो गया, ठीक है। क्या हो गया, भविष्यत काल में सबसे पहले ये चला गया, ठीक है। तो पहला आपको गा गे गी से पहचान हो गया, यहाँ पर गा गे गी से भविष्यत काल। तो इसमें भविष्यत काल कई जगह है, इसमें भूतकाल है तो भूतकाल तो होगा नहीं, वर्तमान काल है ये तो होगा नहीं, भविष्यत काल। तो देखिए एक ऑप्शन है मिल रहा है तो सामान्य भविष्यत काल में जाएगा। तो यहीं से पहले छाट लेना है कि किस में जा रहा था, छट गया, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, शायद पापा बाजार से आ चुके होंगे। अब बताइए, शायद पापा बाजार से आ चुके होंगे, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है। क्लियर, चलिए यही प्रश्न है मेरा, शायद पापा बाजार से आ चुके होंगे। क्लियर है। सबसे पहला चीज वाक्य का अंतिम गा गे गी से हो रहा है, गा गे गी से हो रहा है। तो जिसमें गा गे गी लगेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, भविष्यत काल कहते हैं, भविष्यत काल कहते हैं, या अंग्रेजी में इसी को हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं, ठीक है। भविष्यत काल हो गया। अब ऑप्शन चले देखते हैं, तो ये जो है आपका वर्तमान काल है, ये तो होगा नहीं, भूतकाल है तो होगा नहीं। अब देखिए भविष्यत काल में दो गो है, एगो संदिग्ध ये भूतकाल है, भविष्यत काल में सिर्फ एक गो है संदिग्ध भविष्यत काल, है ना। तो एगो है, तो देखिए शायद पापा बाजार से आ चुके होंगे, शायद मतलब क्या है, आप में संदिग्ध है, आप अभी सही जगह पर नहीं है, क्या आए हैं कि नहीं आए हैं। तो जो संदिग्ध चीज़ है तो उसको हम लोग संदिग्ध भविष्यत काल में रख देंगे, ठीक है। अगला देखिएगा, यदि आप आकलन परीक्षा की तैयारी करेंगे तो अवश्य ही सरकारी शिक्षक बन जाएंगे। यदि आप आकलन परीक्षा की तैयारी करेंगे तो अवश्य ही सरकारी शिक्षक बन जाएंगे। सामान्य भूतकाल, हेतु मध्य भविष्यत काल, पूर्ण भविष्यत काल या पूर्ण भूतकाल, ठीक है। देखिए सबसे पहले अवश्य ही सरकारी शिक्षक बन जाएंगे, गा गे गी है तो ये तो भविष्यत काल में जाएगा, भूतकाल होगा नहीं, भूतकाल होगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर दो गो बचा, एक हेतु मध्य भविष्यत काल और पूर्ण भविष्यत काल। तो जिसमें आपको थोड़ा थोड़ा संभावना बना हुआ रहता है, यदि वाला स्टार्ट होता है थोड़ा थोड़ा संभावना बना हुआ रहता है, तो उसको हम लोग हेतु मध्य भविष्यत काल में डालते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, संभवतः राम पटना से आ रहा है, राम पटना से आ रहा है, ठीक है। यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है, ठीक है। संभवतः राम पटना से आ रहा है, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है, सब ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर है लगा हुआ है, मतलब वर्तमान काल होगा, तो ये सभी वर्तमान काल ही है, ये सब वर्तमान काल का ही है, ठीक है। चलिए अब देखिए, सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है, तो सामान्य वर्तमान काल में ता है, ते हैं, ती है, ठीक है। पूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है, तो राम पढ़ लिया होता है, राम खा लिया होता है, यही न होता है, मतलब काम पूरा कर लिया होता है। संभवतः राम पटना से आ रहा है, ठीक है। तो ये संभवतः मतलब क्या बन रहा है बताइए, संभवतः माने संभावना है, एक संभावना है कि राम जो है पटना से आ रहा है, तो संभावना वाला चीज़ें संभाव्य वर्तमान काल में डालिएगा, जिसमें संभावना वाला चीज़ लुकेगा उसको संभाव्य वर्तमान काल में डालिएगा। राइट आंसर डी होगा। वे पत्र पढ़ते थे, ये किस प्रकार के काल का उदाहरण है, वे पत्र पढ़ते थे, ये किस प्रकार के काल का उदाहरण है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर वाक्य का अंत होता है, उसको देखिए थे से किया गया है, थे से किया गया है, ठीक है। थे से किया गया है इसका मतलब यह भूतकाल है, थे से किया इसका मतलब भूतकाल है, ठीक है। जिसमें है लगा हुआ है वर्तमान काल है, जिसमें था थे थी लगा हुआ है वो भूतकाल है, जिसमें गा गे गी लगा हुआ है वो भविष्यत काल है। ये तीन को तो आपको याद रखना है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर थे क्या है, थे लगा हुआ है, थे, तो ये आपका भूतकाल का प्रश्न है, भूतकाल, ठीक है। तो वर्तमान काल नहीं होगा, भविष्यत काल नहीं होगा, भूतकाल, तो सी ये बी होगा, यही राइट आंसर होगा। तो पहले इसे हम चुन लिए, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, राम खेल रहा था, राम खेल रहा था, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है, ठीक है। देखिए सबसे पहला चीज़ यहाँ पर राम खेल रहा था, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है, हमको डिसाइड करना है। सबसे पहले था है, था का मतलब है कि ये भूतकाल में जाएगा, पहला चीज़। चलिए ऑप्शन देखते हैं भूतकाल, तो तीनों ऑप्शन भूतकाल का है। चलिए अब तीनों में कौन होगा, ठीक। देखिए पूर्ण भूतकाल, राम खेल रहा था, क्या यह काम पूरा हो गया है खेलने का, नहीं, तो ये पूर्ण में नहीं जाएगा। राम खेल रहा था मतलब खेलने का काम अभी क्या है, अपूर्ण है, पूरा नहीं किया गया है खेलने का काम, तो अपूर्ण, तो अपूर्ण लीजिए, और भूतकाल में है तो अपूर्ण भूतकाल कर दीजिए, तो राइट आंसर हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। सामान्य भूतकाल में क्या आता है, सामान्य भूतकाल में आता ता थे, ते थे, ती थी, ठीक है, सामान्य भूतकाल, तो ये अपूर्ण में चला जाएगा। क्लियर हो गया ना। चलिए अगला देखिएगा, ठीक समय पर आ जाना,
ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है, ये इसी में बताना है कि आपको कौन सा कारक है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पर ना। पर का मतलब क्या होता है? अधिकरण कारक। पर का मतलब क्या होता है? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है में या पर। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है में या पर। ठीक है, तो अधिकरण कारक होगा। अधिकरण कारक कहाँ पर है? डी में है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब देखिएगा, कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है? कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, प्रश्न पूछा गया है। जेटेट का भी ये प्रश्न है और बिहार टेट का भी ये प्रश्न है। इसको अच्छा से देख लीजिएगा आप सभी को। ठीक है, देखिए एक बात बता देते हैं, जो शिक्षक वार्षिक प्रीमियम की राशि, अभी जो वार्षिक प्रीमियम लग रहा है उसकी राशि अभी तक नहीं जमा किए हैं, बहुत से शिक्षक लोग जिनका एडमिशन 2024 ईयर में हो चुका है, वे 100 रुपया आज अवश्य जमा कर देंगे, नहीं तो आपको जो है यहाँ से सस्पेंड किया जा सकता है, फिर आपको ये सारी सुविधाएं नहीं मिल सकती है। इसलिए 100 रुपये का मुँह आप नहीं देखेंगे, आज 100 रुपये सभी को अवश्य पेड कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे कि यूट्यूब टीम को बाध्य होना नहीं पड़े ना। तो आज सभी को कर दीजिए। 100 रुपया बहुत बड़ी राशि नहीं होती है, आप सभी जरूर करेंगे, विश्वास है। ठीक है, देखिए कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है, ये देखिए क्या होता है, आपका बायां है और एक क्या होता है, आपका दायां है। ठीक है, तो हम लोग जो लिखते हैं, हम लोग देवनागरी लिपि जो लिखते हैं वो बाएं से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ राम पत्र पड़ता है बाएं से, तो हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं। हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं। रोमन लिपि अंग्रेजी में भी हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं। देवनागरी लिपि भी बाएं से दाएं लिखते हैं और गुरुमुखी लिपि बाएं से दाएं लिखते हैं। लेकिन फारसी जो जिसका लिपि जो उर्दू है, ठीक है, उर्दू क्या लिखा जाता है, तो इधर से स्टार्ट होता है, दाएं से स्टार्ट होकर बाएं की ओर जाता है। याद है? तो दाएं से बाएं कौन लिखा जाता है, तो फारसी लिखा जाता है। कौन लिखा जाता है? फारसी जो है आपको दाएं से बाएं लिखा जाता है। समझ में आ गया होगा? चलिए क्लियर। अगला लिखिएगा, अन्वय का सही संधि विच्छेद है। अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है आपको बताना है। ठीक है, अनुजोड़ है, अनुजोड़ है, अनुजोड़ है या अन्वय। ठीक है, तो अन्वय का सही संधि विच्छेद जो है अनुजोड़ अय होगा। क्या होगा? अनुजोड़ अय जो है अन्वय का सही संधि विच्छेद है। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है, क्या है आपको बताना है। ठीक है, में पर, को से, ए हे अरे या आपका है यहाँ पर से। ठीक है, तो अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है में पर, और बाकी का चिन्ह के लिए आपको वीडियो बना दिया गया है, वहाँ पर देख करके सभी को याद कर लीजिएगा। ठीक है, अंधे लोगों के लिए संकेत चिन्हों के रूप में लिखने पढ़ने के माध्यम को क्या कहते हैं? अंधे लोग जो होते हैं उसको लिखने पढ़ने के लिए एक संकेत के माध्यम से पढ़ाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि, देवनागरी लिपि, जर्मन लिपि या रोमन लिपि। ठीक है, तो अंधे लोगों को पढ़ाने के लिए ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें संकेत या चिन्ह बने हुए रहते हैं। ठीक है, ब्रेल लिपि का इस्तेमाल होता है। निश्चल का सही संधि विच्छेद है। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। निश्चल का सही संधि विच्छेद निश जोड़ चल, निश जोड़ चल, निश जोड़ चल, निश्चल। ठीक है, तो निश्चल का सही संधि विच्छेद होगा निश जोड़ चल। क्या होगा? निश जोड़ चल जो है निश्चल का सही संधि विच्छेद है। भारत 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतंत्र दिवस घोषित हो चुका था। यानी भारत 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतंत्र दिवस घोषित हो चुका था। कौन सा काल का उदाहरण है? सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल या पूर्ण भूतकाल या कोई नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्या कर करके। हो चुका था, सबसे पहले यहाँ था है, इसलिए भूतकाल का प्रश्न है। पहला चीज यहीं से डिसाइड होता है भूतकाल। वर्तमान काल ये कैंसिल हो गया। भूतकाल में 2 गो बचा, तो देखिए हो चुका था मतलब भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस घोषित हो चुका था, यानी गणतंत्र दिवस घोषित करने का काम पूर्ण कर लिया गया था। पूर्ण कर लिया गया था, तो पूर्ण है, ये भूतकाल है और पूर्ण है, इसलिए पूर्ण भूतकाल में ले जाइएगा। ठीक है, कुछ वाक्य पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगे कि इसमें काम मतलब पूरा हो गया है, तो ये पूर्ण भूतकाल। कुछ वाक्य में ऐसा लगे कि यह पूर्ण है, अभी काम पूरा नहीं हुआ, तो अपूर्ण भूतकाल। और कुछ काल में संभावना लगे तो संभाव्य भूतकाल। बस यही चीज़ 4 को आपको पढ़ना रहता है। ठीक है, पूर्ण, अपूर्ण, सामान्य और संदिग्ध। क्लियर? तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। सीता शायद कमरे में आ चुकी थी। सीता शायद कमरे में आ चुकी थी, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है? तो यहाँ पर देखिए, रीता शायद कमरे में आ चुकी थी। रीता शायद कमरे में आ चुकी थी, सबसे पहले थी है, याद रखिए थी है, तो थी मतलब भूतकाल हो गया। ठीक है,
शायद, देखिए शायद लग गया, शायद माने क्या होता है, संदिग्ध होता है, शायद माने संदिग्ध होता है, यही ना होता है, शायद में संदिग्ध होता है या संभावना होता है। तो सामान्य आ चुकी थी, तो ये सामान्य भूतकाल तो है नहीं, पूर्ण भी नहीं है, तो ये संदिग्ध हो गया। क्या हो गया, संदिग्ध, जिसमें शायद लग जाए, संभावना लग जाए, शायद लगे तो संदिग्ध, संभावना लगे तो संभाव्य, उसको कह लेंगे हम, ठीक है। तो ये संदिग्ध भूतकाल में चला जाएगा। आप बाजार जाते हैं, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है। आप बाजार जाते हैं, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है, ठीक है। सबसे पहले तो है लगा हुआ है का मतलब है कि वर्तमान काल में, यहाँ पहला पहचान हो गया। अब जिसमें ता है, ते है, ती है लगा रहता है, उसको क्या कहता है, अभी हम आपको बताए थे, सामान्य चीज़ होता है। ये सामान्य वाक्य होता है जिसमें ता है, ते है, ती है लगा हुआ रहता है, वो सामान्य होता है, इसलिए सामान्य वर्तमान काल में चला जाएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आपका सामान्य भविष्यत काल का उदाहरण है, सामान्य भविष्यत काल का उदाहरण है, ठीक है। देखिए भविष्यत काल, भविष्यत काल में यहाँ पर राम बाजार जाता है, वह पत्र पढ़ लिया, पढ़ा होगा कोई नहीं, ठीक है। तो भविष्यत काल मतलब यहाँ पर क्या हो गया, फ्यूचर टेंस। तो भविष्यत काल में क्या लगा रहता है, गागेगी, ठीक है। यहाँ ता है, ये वर्तमान काल है, लिया है, ये पढ़ लिया है, तो ये भी वर्तमान काल है। राम पत्र पढ़ा होगा, देखिए इसमें गागेगी आ रहा है, तो यही भविष्यत काल है। तो भविष्यत काल का उदाहरण पूछा है, तो राम पत्र पढ़ रहा होगा, पढ़ा होगा, यही आ जाएगा, ठीक है। पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, देखिए पूर्ण, कोई ऐसा वाक्य जो वर्तमान काल में हो और काम पूरा कर लिया गया हो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर ये था है, तो वर्तमान काल में जाएगा नहीं, था है, ये भी वर्तमान काल में जाएगा नहीं, दो गो बचा। राम पत्र पढ़ लिया है और श्याम पत्र नहीं पढ़ा, ठीक है। राम पत्र पढ़ लिया है, इसका मतलब कि राम ने पत्र पढ़ने का काम पूरा कर लिया है, पूर्ण कर लिया है, ठीक है। और ये वर्तमान काल में है, तो राम पूरा कर लिया पत्र पढ़ने का काम, तो पूर्ण वर्तमान काल में चला जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। क्लियर। रमेश बाजार पहुंच रहा था, रमेश बाजार पहुंच रहा था, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न को हमको डिसाइड करना है कि किस प्रकार का काल है। पहुंच रहा था, ठीक है। सबसे पहले था है, था मतलब ये भूतकाल में जाएगा, पहला चीज़ यहीं से छांटना शुरू कर दीजिए। भूतकाल, ये वर्तमान काल है, ये खत्म हो गया। भविष्यत काल है, ये खत्म हो गया। अब भूतकाल में दो गो बचा, एगो सामान्य बचा और एगो अपूर्ण बचा, ठीक है। तो रमेश बाजार पहुंच रहा था, पहुंचा नहीं था, पहुंचने का काम पूरा नहीं हुआ था, तो पहुंचने का काम अभी भी क्या है, अपूर्ण है। क्या है, अपूर्ण है। तो ये अपूर्ण भूतकाल में आप ले जाइएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। राजा भिक्षुक को दान देता है, राजा भिक्षुक को दान देता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, कर्ता कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या संबोधन कारक, ठीक है। देखिए जिस चीज़ में, जिस वाक्य में किसी को कुछ चीज़ दान दिया जा रहा होगा, कोई चीज़ दिया जा रहा होगा, तो उसको संप्रदान कारक में रखिएगा। किसी को कोई चीज़ दिया जा रहा है तो उसको संप्रदान कारक में रखिएगा। राइट आंसर इसका सी होगा, ठीक है, सी होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है जेटेट का, ये पूछा गया प्रश्न है। देखिए जेटेट का पूछा गया प्रश्न है। देखिए आपको जेटेट हो या जैक, जो भी एग्जाम लो, JCRT जैक की किताब से भर भर के आता है, और JCRT जैक का किताब का नोट्स आपको हमारे पास उपलब्ध है, पूरे क्लास 6 to 11 तक का। तो आप सभी अवश्य यहाँ से देख करके पढ़ करके जाइएगा, चाहे आप JSSC का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप जेटेट का जैक का एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन होती है, वर्ण होती है, ठीक है।